हाय फ्रेंड्स, ईपीटीसीएल 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन सजोए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने हमारे अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आपके लिए जो ये वीडियो दिया जा रहा है, इस वीडियो का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ये वीडियो आपको प्रतिदिन सुबह के 5 बजे मिलता है। ठीक है, 5 बजे AM में, सुबह के 5 बजे आपको ये प्रतिदिन वीडियो मिलता है। और साथ साथ में इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सजोए गए हैं, इन क्वेश्चन का आप इवनिंग में इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा 4:30 PM पर। ठीक है ना, 4:30 PM पर आपको अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। साथ साथ में इसका आपको फ्री PDF भी मिलेगा, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर यदि ज्वाइन होते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मुफ्त में प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये दिया गया ईपीटीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए। इस पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो हमारा आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा सुबह 5 बजे। इसी का आपको PDF जो है, ये प्रैक्टिस सेट के लिए MCQ क्वेश्चन जो ये आपको मिल जाएगा शाम को 4:30 बजे। और साथ साथ में इसका PDF भी आपको शाम को 4:30 बजे ही मिलेगा। तो बेटा, इतनी सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। साथ साथ में हमारी पहली बुक 2021 में लॉन्च हुई थी। यह पुस्तक आपको किसी भी दुकान पर या बुक सेलर पर नहीं मिलेगी। यह पुस्तक केवल हमारे ही पास मिलेगी। ये इलेक्ट्रिकल की बुक, इस बुक से संबंधित इसमें जो है आपको 100 ट्रिक्स मिलेंगी। साथ साथ में MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ में सिंगल लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ में MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, सिंगल लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। साथ साथ में न्यूमेरिकल मिलेंगे और 100 ट्रिक्स भी इसके साथ में मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ चित्र संग्रह, फॉर्मूला और आपको फुल फॉर्म भी इसमें मिलेगी। तो इसमें सब कुछ संजोया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसमें सब कुछ संजोया गया है। और राइटर में जितेंद्र सर। इस पुस्तक को यदि आप लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल के वनडे एग्जाम से संबंधित बहुत मोस्ट चुनिंदा और कुछ विशेष टेबलें बनाई गई हैं, जिन टेबलों में आपको किसी भी अलग एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबलों में सब कुछ खोज खोज करके लिखा गया है। और हमको 12 वर्ष हो गए हैं इस क्षेत्र में आए हुए, मतलब हमको टीचिंग का अनुभव 12 वर्ष का है। किताब यदि आप हमारी मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करेंगे। आपको इस नंबर पर डिटेल दे दी जाएगी और आप अपनी डिटेल सेंड करेंगे तो आपको ये पुस्तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए बेटा, सेशन को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, पनबिजली संयंत्र में विकसित बिजली निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा ऊष्मा हानि का संचयी वजन। और सॉरी, इसका ऑप्शन पहला और दूसरा आपका रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है। यहाँ सीड्स, जो पन बिजली मतलब जो जल सीड्स हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में जो संयंत्रों में जो बिजली का विकास किया जाता है, ये इसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। और विसर्जन कह सकते हैं कि यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर ये इस हिसाब से यहाँ पर आपका बनाया गया है, क्या डैम बनाया गया है। ये डैम बनाया गया, यहाँ से आपका पेन स्टॉक लगा दिया गया, ये आपका पेन स्टॉक हो गया और यहीं पर लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है दोस्त सर्ज टैंक। यहाँ पर सर्ज टैंक होता है और यहाँ पर एक यंत्र यहाँ पर होता है, इधर कटनुमा होता है। ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस रेक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक गेट होता है, इसको हम उत्पल मार्ग या स्पिलवे के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। ठीक है ना।
ये होता है आपका हेडरेस, ये होता है आपका हेडरेस। और यहाँ पर जो पानी भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वियर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये पेन स्टॉक होता है। वाटर हैमर की क्रिया कहाँ होती है, वाटर हैमर की क्रिया यहाँ पर होती है। और ये किसके साथ में यहाँ पर संयोजित होता है, तो ये जो संयोजित होता है आपका किसके साथ में, यहाँ पर जो ये संयोजित होता है, ये यहाँ पर आपका किसके साथ में संयोजित होगा, यहाँ पर स्थापित किया जाता है क्या, टरबाइन। इसके अंदर जो है यहाँ पर एक टरबाइन स्थापित की जाती है, यहाँ पर टरबाइन स्थापित की जाती है और यहाँ से नोजल के द्वारा इस पर पानी डाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो विकास होता है ये किसके द्वारा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में या पन बिजली संयंत्र में जो विकास होगा विद्युत का, ये किसके आधार पर होगा, सीड्स के आधार। जितनी ऊंचाई अधिक होगी उतना ही विद्युत जो है ज्यादा उपयोग में लाया जाए। और ये विसर्जन क्या लिखा है, ये विसर्जन में क्या पोजीशन होता है, पानी का विसर्जन इस पेन स्टॉक के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर टरबाइन को नियंत्रित करने के लिए, टरबाइन की गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पेन स्टॉक के इस वाले हिस्से पर या नोजल के हिस्से पर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। जनरली पन बिजली संयंत्र में 3 प्रकार की टरबाइनें उपयोग में लाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है आपकी कपलान टरबाइन। ठीक है, कपलान टरबाइन होती है लो हेड लो डिस्चार्ज। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी फ्रांसिस टरबाइन, ये होती है मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। और इसके बाद होती है आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन, ये होती है हाई हेड लो डिस्चार्ज, हाई हेड लो डिस्चार्ज। जबकि कपलान टरबाइन जो होती है लो हेड हाई डिस्चार्ज होती है, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ये जो कपलान टरबाइन होती है ये ग्रेविटी के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है ये आपकी जड़त्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। बेटा याद रखना इन क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टरबाइन के शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति और टरबाइन के इनलेट पर। इनलेट मतलब होता है जहां पर टरबाइन में पानी प्रवेश कर रहा है। इनलेट पर जल द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समग्र दक्षता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस टरबाइन प्लांट। गैस टरबाइन प्लांट के लिए साइट का चयन करते समय निम्न में से किस बिंदु पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 सही। निकटतम पावर प्लांट से दूरी पर, इस पर कोई भी इसमें विचार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भाप शक्ति संयंत्र का लेआउट निम्न में से किस सर्किट से संबंधित नहीं है। आधुनिक भाप शक्ति संयंत्र जो स्टीम पावर प्लांट होता है इसका लेआउट जो होता है ये निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल निकास और प्रवाह सर्किट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ए, क्योंकि यहाँ लिखा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब होता है इसका दोहन किया जा सके, एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग कर ले, इसके बाद फिर से उपयोग कर ले, इसके बाद फिर से उपयोग कर ले। मतलब ऐसे साधन जो कभी भी नष्ट नहीं होते उनको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, और जो नष्ट हो जाते हैं एक बार उपयोग करने के बाद उनको हम अनवीकरणीय कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जो नष्ट हो जाते हैं उनको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सूर्य है, वायु है, ये सभी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं, कूड़ा कचरा वगैरह। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ए, ईंधन की लकड़ी की ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत में कौन सी आएंगी, चुंबकीय द्रव, गतिशील जनरेटर, बायोमास और बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी के सभी ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। जबकि लकड़ी की ऊर्जा जो है या लकड़ी जो है वो समाप्त हो जाती है तो वो गैर परंपरागत है, और जो समाप्त नहीं होते हैं वो गैर परंपरागत नहीं है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 7, भाप शक्ति संयंत्र में कोयले के हैंडलिंग में से कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, इसकी धुलाई से, इसका हैंडलिंग से कोई भी तात्पर्य नहीं है। अगर हम कोयले को धुल देंगे या गीला कर देंगे तो कोयले की दहन शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसलिए ये धुलाई का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। भट्टी प्रज्वलन सही है, कोयला वितरण सही है, स्थानांतरण सही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। कोयले का वितरण मतलब इसको सबसे पहले चूड़ित बनाएंगे, चूड़ित कोयले को हम पुल्वराइज्ड कोयले के नाम से जानते हैं, और इसके बाद इसको हम फैलाते हैं भट्टी के अंदर, या जो बॉयलर होता है उसके अंदर हम फैलाते हैं बहुत सारा कोयला, ठीक है ना। और इसके बाद भट्टी प्रज्वलन, इसमें जब भट्टी के अंदर ये कोयला जाएगा तो इसका दहन किया जाता है बहुत सारा। दहन करेंगे तो क्या होगा, ये आसानी से जल सकता है। तो ये सभी तीन के तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के संबंध में BEE का पूर्ण रूप क्या है? तो BEE का पूर्ण रूप पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, इनमें से देखते हैं कि बोल्ड एंड इफिशियंट एनर्जी, इसको लिखा है बोर्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, बोल्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसके बाद है यहाँ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्यूरो ऑफ इफिशियंसी एनर्जी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्मल पावर प्लांट जो होता है, कोयला आधारित जो प्लांट होता है, उनका जीवन काल जो है 30 से 40 वर्ष के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन स्टीम पावर स्टेशन के डिजाइन की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम पूंजी लागत। अधिकतम पूंजी लागत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। हमको सामान्य पूंजी लागत चाहिए होती है, मैक्सिमम पूंजी लागत नहीं चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ये लिखा है सबसे पहले खाली स्थान और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो जो आपका पावर फैक्टर होता है पीएफ होता है, इसी को बेटा हम दोस्त कास्फाई के नाम से जानते हैं। जो कास्फाई है इसको हम क्या कहते हैं, जो कास्फाई होती है ये क्या होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है W और बटे आभासी शक्ति होती है P। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VI कास्फाई बटे VI। ये हम कहेंगे ये वास्तविक शक्ति है और ये आभासी शक्ति है। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है ये आपका होता है शक्ति गुणक। ये आभासी शक्ति से आभासी शक्ति कैंसिल करेंगे तो आपका पावर फैक्टर बचेगा। तो यहाँ पर वास्तविक शक्ति को हम रियल पावर, एक्चुअल पावर या सक्रिय शक्ति कहते हैं। सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर होता है। इसी के साथ साथ और जानेंगे पीएफ के फॉर्मूले। जो पावर फैक्टर आपका होता है ये होता है आई ओमेगा, कार्यकारी धारा बटे चुंबकन धारा, कार्यकारी धारा बटे शून्य भार धारा, ये भी आपका पावर फैक्टर होता है। और पावर फैक्टर आपका होता है जी बटे वाई, और पावर फैक्टर आपका होता है आर बटे जेड। ये सभी पावर फैक्टर के फॉर्मूले हैं। डीसी सर्किट अगर होगा तो किसी भी डीसी सर्किट या अनुनादी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है ये हमेशा इकाई होता है। जो जीएलएस लैंप होता है, हीटर कॉइल होती है, ठीक है ना, हीटर कॉइल होती है, इनका सबका पावर फैक्टर इकाई होता है। डीसी पर चलने वाली कोई भी मशीन है, ठीक है, उनका सभी का जो पावर फैक्टर होता है इकाई होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रेफ्रिजरेटर के ताप नियंत्रण घटक को कहा जाता है? तो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है घर में, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? थर्मोस्टेट डिवाइस का उपयोग वहां पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? जो प्राथमिक ऊर्जा है ये कौन सी एक प्राथमिक ऊर्जा के रूप में नहीं जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, इलेक्ट्रिसिटी। ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये द्वितीयक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। जबकि प्राकृतिक गैस, ऑयल और लकड़ी ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, ये प्राथमिक ऊर्जा के उपयोग के द्वारा ये द्वितीयक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
दो असमान धातुओं वाले परिपथ से जब कोई धारा गुजरती है तो एक संधि पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और अन्य संधि पर जोड़ी जाती है, यह कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका पेल्टियर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाती है। तो जो वाष्प अवशोषण होता है, एक तरीके से कहेंगे हम एसी कह सकते हैं। ठीक है ना, एसी में जो शीतलन के लिए उपयोग में लाई जाती है, ये कौन सी या किस शीतलक का उपयोग लाते हैं? तो यहाँ याद रखना, यहाँ पर जो शीतलक उपयोग में लाया जाता है एक्वा अमोनिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, एक्वा अमोनिया। इसमें जो रेफ्रिजरेंट में है, वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेंट में या रेफ्रिजरेटर में हम एक्वा अमोनिया का उपयोग करते हैं। जबकि जो घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें फ्रियान गैस और जो एसी होती है, कौन सी, रूम एसी होती है, उनमें भी फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्रियान किस नंबर की, फ्रियान 22 नंबर की गैस यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, कौन सी, फ्रियान 22 जो गैस होती है, इसका उपयोग यहाँ पर शीतलन के लिए करते हैं। फ्रियान का उपयोग जो है हम बर्फ जमाने वाले उद्योगों में भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका होगा एक्वा अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, अमोनिया निम्न ताप के लिए एक अच्छा प्रशीतक है, इसका वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक कितना होगा या कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा? तो याद रखना, वायुमंडलीय दाब पर इसका जो क्वथनांक होता है ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, एयर कंडीशनर का आकार लिखा है खाली स्थान के द्वारा लिया जाता है। तो याद रखना, एयर कंडीशनर का आकार हमेशा टन में लिया जाता है। एम्पियर जो होती है ये धारा का मात्रक होता है। लंबाई जो होती है, ये लंबाई इसका मात्रक मीटर होता है और लीटर में हम कोई द्रव्य मापते हैं। ठीक है, अब एक बात और है, जो टन है, हम किसी भी एसी की क्षमता, किसी भी रूम, कोई भी अगर आपके पास कोई भी रूम है, कोई भी आपके पास रूम है, तो रूम का यदि आपको क्षेत्रफल एरिया पता है, आयतन, ठीक है ना, रूम का यदि आपको आयतन आपको मालूम है कि इसका आयतन कितना हो गया, रूम का आयतन हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, LBH का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आयतन निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी में हम 600 से यदि भाग दे दें तो आपका जो एसी आप स्थापित करेंगे उसकी क्षमता किसमें, टन में प्राप्त हो जाएगी। जितने टन की आपको एसी लगानी है तो किसी रूम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके 600 से भाग दे देंगे तो आपकी क्षमता ये टन में आ जाती है। याद रखना है इस बात को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा टन, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा कितनी है? तो प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की जो मात्रा है ये लगभग 85% होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रकार हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की स्थिति में हमेशा हम पवन टरबाइनों को स्थापित करते हैं और यहीं पर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तीनों स्थितियों में हम जल टरबाइन को भी स्थापित कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जल से संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो अगर जल टरबाइन अगर कोई है, ध्यान देना हमारी बात, ठीक है ना, जल टरबाइन अगर कोई है तो जल टरबाइन में होता क्या है, कप्लान की अगर बात करेगा तो इसको हम ऊर्ध्वाधर स्थापित करते हैं, पेल्टन व्हील की अगर कोई बात करेगा, ठीक है ना, तो इसको हम क्षैतिज रूप में स्थापित करते हैं, और फ्रांसिस टरबाइन की अगर कोई बात करेगा तो इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ इसका जल टरबाइन भी सही हो जाता, परंतु यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। जब ऑप्शन में नहीं है तो आपका पवन चक्की यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। परमाणु ईंधन दिया गया, इसमें हमेशा क्षैतिज स्थापित, बायोगैस रिएक्टर दिया गया, ये हमेशा क्षैतिज, सोलर सेल होता है, इसको तो क्षैतिज ही जनरली स्थापित किया ही जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की पहचान करें। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसकी हम लोग पहचान करेंगे। तो इसकी पहचान करने के लिए ऑप्शन देखते हैं, तरंग लंबाई, पवन ऊर्जा, ईंधन सेल और कोयला। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर जो होगा ये तरंग गति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। ध्यान दीजिए, विद्युत को हम लोग बेचते हैं, कोयले को भी हम लोग बेचते हैं और तेल को भी हम लोग बेचते हैं। तो यहाँ तीनों को ही बेचा जाता है, तो और तीनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जिनको बेचा जाता है वो कैसे हो जाते हैं, वो कमर्शियल हो जाते हैं, वाणिज्यिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, भारत में ऊर्जा संरक्षण कब स्थापित किया गया। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितना, 2001। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब आया था, 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के दायरे में है। तो ऊर्जा संरक्षण के दायरे में कौन कौन से हैं, परिवहन भी आते हैं, कृषि भी आते हैं, इंडस्ट्री भी आते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के दायरे में हमेशा सभी सब के सब आएंगे ये, ठीक है ना। ये भी आपका आएगा, परिवहन भी आएगा, कृषि भी आएगा, इंडस्ट्री भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट का हमारा एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। वल्व टरबाइन है, किस प्रकार की टरबाइन है। तो एक बात याद रखना, अभी अभी मैंने आपको बताई कौन कौन सी, कपलान टरबाइन बताई, फ्रांसिस टरबाइन बताई, पेल्टन व्हील टरबाइन बताई, इसके बाद एक बल्ब टरबाइन और होती है। तो इन सभी का उपयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं, और जबकि बल्ब टरबाइन का उपयोग हम छोटे पैमाने पर करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इन तीनों, कपलान का, फ्रांसिस का, पेल्टन व्हील का टरबाइन का हम उपयोग बेस लोड प्लांट पर करते हैं। ठीक है ना, बेस लोड प्लांट पर करते हैं, जबकि जो बल्ब टरबाइन है इसका उपयोग हम पीक लोड प्लांट पर करते हैं। ठीक है, पीक लोड प्लांट पर करते हैं, और पीक लोड प्लांट मतलब अस्थायी होते हैं। इनको हम चाहे जब आपकी इच्छा है तब इनको प्रचालित किया जा सकता है, और जब इच्छा है तब इनको हटाया जा सकता है। इनकी कीमत कम होती है, स्थान कम घेरते हैं, और कम समय के लिए विद्युत का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा उत्पादित विद्युत जो है वो सस्ती होती है। पीक लोड प्लांटों की बात करें, बेस लोड प्लांटों के द्वारा जो शक्ति का उत्पादन होगा, शक्ति कैसी होगी, सस्ती उत्पादित होगी लंबे समय के लिए, और इन संयंत्रों का जीवन काल लगभग 100 वर्ष के आसपास तक होता है। तो याद रखना, जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इनका सबका जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है इनका जीवन काल लगभग 100 साल होता है। तो बल्ब टरबाइन का उपयोग हम उच्च शीर्ष पर नहीं कर सकते हैं, मध्यम शीर्ष पर नहीं कर सकते हैं, निम्न दाब से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, और ये हो जाएगा आपका निम्न शीर्ष। मध्यम और उच्च पर नहीं करते हैं, निम्न शीर्ष पर। और आपकी जो कपलान टरबाइन है ये निम्न शीर्ष पर करती है, परंतु यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी राइट, निम्न शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्स मीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो याद रखना, लक्स मीटर का उपयोग लैंप के द्वारा जो ल्यूमिनस निकलती है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है लक्स में, उसको हम मापन लक्स मीटर के द्वारा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रदीपन का स्तर मापने के लिए हम लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर आप अभी नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो की क्विज को देखने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में UPPCL 2.0 के नाम से एक चैनल मिलेगा। ठीक है ना, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। किस पर, UPPCL 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास, इस नाम से आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। और इसी में आपको, कब मैंने बताया है, 4:30 PM पर आपको इसका क्विज मिलेगा, और सुबह आपको 5 बजे 5 AM पर ये आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ में 4:30 पर, जब आप 4:30 पर इस क्विज को मार लेंगे या क्विज को सॉल्व कर लेंगे, जो 25 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसी के साथ में आपको इसी वीडियो का फ्री PDF प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन 4:30 बजे से पहले
4:30 से पहले आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मिलेगी इसी चैनल पर और हमारे इस यूपीपीसीएल 2.0 चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।